Welcome students. Now today I have a plan for you. Plan ये है 12 examination in 24. For that I want to do some selective topics and some selective डेरिवेशन. मेरा फोकस डेरिवेशन पे होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करूं, अब उससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम कर दें आपको, जो आपके 24 एग्जामिनेशन में इजिली डेरिवेशन आप कर सके. तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया होगा और मे बी ऑल्टरनेटिंग करंट से आगे चल रहा होगा. मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले पढ़ चुके हुए हैं. तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके डेरिवेशंस को लेके चल रहा हूं, उसके थोड़े से कंसेप्ट लेके चल रहा हूं. उसके बाद हम EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट, EMW आगे की तरफ हम बढ़ेंगे. आफ्टर फिनिशिंग लास्ट चैप्टर 9 सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम डेरिवेशंस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, मेरा मेन फोकस है डेरिवेशन पे. कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कैसे बहुत आसानी से डिराइव करें और कैसे हम आसानी से उसको समझें. तो इस वक्त हम कराने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए कि स्टार्टिंग है और पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसी डेरिवेशन के इर्द गिर्द घूमता है. दैट इज द बियोट-सावर्ट लॉ, जिसे हम BIOT BO भी पढ़ते हैं उसको. तो ये है कि डिफरेंट कंट्री का नेम है, इसको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. ये हमारा सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो सबसे पहले हम ये बता दें, इस फिनोमिनन को सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड. इन्होंने डिस्कवर किया और ये आप कहीं से भी इजीली पढ़ सकते हैं. इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स, कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है. बस आपको इतना ही जानना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड. इससे आगे आपको नहीं जानना ज्यादा, कोई एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया. अब इसको हम एक अलग तरह से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. ये एक चार्ज पार्टिकल है, आप समझिए इस बात को. प्लस क्यू एक चार्ज पार्टिकल है और दिस चार्ज पार्टिकल हम लिख रहे हैं V=0. मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है. अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. याद रखिएगा, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो. सेकेंड, प्लस क्यू चार्ज है ये. अब मैं ये दिखा रहा हूं V नॉट इक्वल टू 0. V 0 नहीं है. मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. ये तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो याद रखिएगा
इट प्रोड्यूसेस बोथ। क्योंकि बॉडी चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज बहुत क्लियर है, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, नॉट वेलोसिटी एक्सीलरेटेड की बात नहीं हो रही है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोड्यूस मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन नॉट जीरो, एक्सीलरेशन यहां पे जीरो नहीं है, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव किया, आपने वेलोसिटी रेट्स देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तब क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज प्रोड्यूस होगा। वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोड्यूस होगा, एंड मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग? EMW माय डियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक, क्लियर हो गया? ये जो थर्ड है हमें 5th यूनिट में, मैं आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर के हिसाब से नहीं, तो उस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट थर्ड यूनिट है, 4th में EMI एंड AC है, एंड 5th में EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप इसको EMW में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमें पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ना है, दैट व्हेन अ वेलोसिटी नॉट जीरो देन हमें क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और चीज है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, चार्ज नहीं है बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? वो 4th है हमारा। अब ये 4th है, ये क्या है? करंट अब स्टूडेंट्स हियर करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज बॉडी नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होता है। प्रोटॉन मूव नहीं करता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता है, लेकिन किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को आपको आउट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट अ चार्ज बॉडी, ठीक है ना? तो शॉर्ट में लिखते हैं CCC इज नॉट अ चार्ज बॉडी, नॉट अ चार्ज बॉडी, thus no electric field,
नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, अगर कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो सिर्फ ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, इसलिए कि बॉडी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसके नजदीक, इसलिए कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ करंट जो है आउटर सरफेस में मूव करते हैं, तो कंडक्टर के नजदीक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एडिशनल नॉलेज रखिएगा, अगर कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है तो चार्ज नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसलिए कि चार्ज मूव कर रहा है। लेकिन चार्ज हमने बाहर नहीं निकाला, कंडक्टर हमारा चार्ज नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। वाइल हालांकि इसके नजदीक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चीज को हम बिल्कुल कैटेगराइज करके आपको बता दिए कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज एक्सीलरेट करता है तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि हर प्लांट का एक सीड होता है, वो सीड बड़ा होकर बहुत सारा प्लांट बनाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होता है बियो-सवार्ट लॉ से, उसके बगैर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, बियो-सवार्ट लॉ सबसे पहले, और यही मैं आज डिराइव करके खत्म करूंगा। फिर आप फोकस किस चीज पे, डेरिवेशन पे, कि आप आसानी से डेरिवेशन को समझ जाए। Now see here, I am writing BIOT, Swart law. This is any shape of conductor, किसी भी शेप का हम कंडक्टर, तो इंटीग्रेशन बन गया। Any shape of conductor, any shape of conductor, and current I is following in the conductor। अब ये एनी शेप ऑफ कंडक्टर है और ये एक डिस्टेंस है, पॉइंट P है, पॉइंट P कंडक्टर से दूर है, और यहां पे हमने छोटा सा DL ले लिया, DL छोटा सा DL, एंड करंट मूव कर रहा है I, डिस्टेंस R है और एंगल यहां पे। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। डीएल का कॉन्सेप्ट, डीबी का कॉन्सेप्ट, डी का कॉन्सेप्ट एंड डीएफ का, ये जितनी भी चीजें हैं, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में होगा। डीएल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल, याद हो तो ठीक है। अगर बता दूं, अगर कोई भी फिजिक्स में डीएल, डीबी, डीएम, डीटी ये सब मिल जाता है, तो ये इतने स्मॉल पॉइंट्स होते हैं कि जिसको हम सोच नहीं सकते कि डीएल कितना छोटा है। हमने डीएल तो यहां दिखा भी दिया, लेकिन डीएल को हम शो नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम माइंड में सोच सकते हैं कि बहुत ही छोटा लेन, इतना छोटा लेन जिसे हम कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ माइंड में सोच सकते हैं। फिर भी हमने, क्योंकि हमें शो करना है तो हमने डीएल को शो कर दिया। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डीवी है, हमें निकालना है। इनफैक्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड डीवी निकालना है, पूरे करंट के, पूरे वायर की वजह से नहीं, हमें सिर्फ डीएल की वजह से निकालना, छोटे से एलिमेंट के लिए, जिसे हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल। ये डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी बहुत छोटा सा। और हम ये क्रॉस बना रहे हैं, हम ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस का मतलब आपको हम समझा देंगे यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस। तो डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल एट पॉइंट पी, एट द पॉइंट ये पी।
अब क्वेश्चन होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। बहुत आसान है, dB प्रोपोर्शनल टू करंट, dB प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द थीटा एंड dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इट इज द नॉट थ्योरेटिकल। सोचेंगे सर आपने कहां से ला दिया इसको, डीएल के प्रोपोर्शनल, आई के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट ये मैथमेटिकल नहीं है, ये थॉट नहीं है, ये प्रैक्टिकल ऐसा होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है प्रैक्टिकली इट हैपेंस। नाउ अगर सबको हम कंबाइन करते तो डीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो एक मिस्टर कांस्टेंट आ जाते हैं, एक कांस्टेंट फैक्टर आता है। और यहां पे जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जब हम एन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बहुत ही क्लियर है कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आया, और ये जो कांस्टेंट है हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मैं बताऊंगा कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट permeability of free space, मीन्स हम वैक्यूम कह सकते हैं, फ्री स्पेस का मोर और लेस हम कह सकते हैं, लेकिन फ्री स्पेस थोड़ा वैक्यूम से अलग होता है, जहां पे कोई भी अदर फील्ड ना हो, अदर ऑब्जेक्ट नहीं हो। फ्री स्पेस का मतलब है कि वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मतलब यह है कि अगर हम ये जो इसको हम डिटेल में अलग समझेंगे कि परमेबिलिटी क्या है, पहले हम बता दें कि इसका वैल्यू कितना होता है। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल, अगर सिर्फ म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर एम्पियर एंड मीटर। टेस्ला पर एम्पियर एंड मीटर, या हम ये भी कर सकते हैं और 4 पाई, दोनों ऐसा ही सिस्टम है, इंटू 10 पे पावर -7 वेबर, WB वेबर पर एम्पियर, और यहां पे मीटर इनवर्स हो जाता है। दोनों हमारे बोथ आर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, दोनों हमारे एसआई यूनिट है। तो म्यू नॉट जो है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, और 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो याद करने का तरीका है, आप भूल जाते हैं तो यहां पे टेस्ला है तो वेबर है, पर एम्पियर है तो पर एम्पियर है, लेकिन वेबर के साथ पर मीटर है और टेस्ला के साथ मीटर है। ये आपको माइंड में रखना है, एग्जामिनेशन में भूल जाएंगे। ये हमारा ये। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा एज होल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हमारा होता है 10 पे पावर -7। ये हमारे वैल्यू है, हम डिस्कस करेंगे अलग से। अब एक काम करते हैं, यहां पे हमें ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम डीबी को वेक्टर के फॉर्म, अगर हम डीबी है और यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और यहां पे हमने इंटू आर कर दिया, इंटू आर, क्रॉस नहीं है, इंटू है, याद रखिए, नॉट क्रॉस। तो यहां पे हमारा आर 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए एंगल कितना है, डीएल से आर की तरफ। अब याद कीजिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है,
ए बी साइन थीटा। तो जो अगर डीबी को हम वेक्टर के फॉर्म में करेंगे, वेक्टर की क्लास हमारा मीट वाले पे चल रहा है, अभी हो सकता है कि अभी तो हम लॉग पैरेललोग्राम ही कर रहे हैं, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर हम डॉट और क्रॉस पे आएंगे, तो वहां भी देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो डीएल क्रॉस आर कर देंगे, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा ये जो है कि डीबी जो है यहाँ पे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, क्योंकि जो ये डीएल है आर है, डीएल आर क्रॉस। कभी भी इसे आर क्रॉस डीएल आप इसे नहीं लिखेंगे, गलत, सॉरी, तो यस, इसे हम नहीं लिखेंगे, बल्कि डीएल क्रॉस हम आर लिखेंगे, इसलिए कि हमारा एंगल डीएल के तरफ से, डीएल से आर के तरफ है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं होता एक बार फ्रेश अप उसे कर लीजिएगा। अब अगर आप चाहते हैं आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तो आप अगर आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो एक काम आप कर सकते हैं यहाँ पे कि डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एंड डीएल क्रॉस, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बेटा ले लो, यूनिट वेक्टर, ये आर स्क्वायर है, इसलिए कि यहाँ पे अगर आर लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्क्वायर को, यहाँ पे स्क्वायर को क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर को हमने क्यों कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं तो हमारा आर स्क्वायर होगा। तो हम दो फॉर्मूला को हम दो तरह से लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर वेक्टर पे आर क्यूब होगा, और डीएल क्रॉस आर कैप होगा यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर होगा। तो ये आपका होप ये क्लियर हो गया। और एक और चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर एक प्लेन बनाएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी ए बी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि डीबी इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ डीएल, on the plane of DL and R, DL और R के प्लेन पर, चेक DB is perpendicular on the प्लेन, हटा दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता दें, DL is perpendicular on both magnetic field, DB is perpendicular on both DL एंड आर, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये सपोज कीजिए हमारे डीएल है, ये आर है, इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, आपने शायद पढ़ा होगा। फिर बात करेंगे हम क्रॉस की, अब फिर बात करेंगे हम परमिएबिलिटी वगैरह की। अब ये अगर हम वैक्यूम में ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, किसके लिए, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई भी आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या उसका वेक्टर फॉर्म, ये कब यूज होगा, फॉर फ्री स्पेस। इफ चार्जेस आर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर CCC, समझ गया ना, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी म्यू, अगर मीडियम एब्सोल्यूट पर, if CC is in a medium of absolute permittivity mu, मतलब यह है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी अदर मीडियम में डाल दें वैक्यूम के अलावा, तो हमारा म्यू नॉट नहीं होकर हमारा ई म्यू हो जाएगा, परमिएबिलिटी बदल जाएगा। उस केस के लिए अगर हम डीबी लें तो डीबी कितना होगा, म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, 4 पाई एन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा कि म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट एंड म्यू आर। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी यार, दिस इज द परमिटिविटी इलेक्ट्रिसिटी में होगा, यहां पे परमिएबिलिटी होगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस नाम का फर्क है, दोनों का काम एक ही है अपने अपने फील्ड में। तो म्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इक्वल टू रिलेटिव, ये क्या हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इस तरह से अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी मालूम है किसी भी मीडियम का, तो आप लिख सकते हैं कि dB इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो रिलेटिव से अगर हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकल जाएगा, ये याद रखिएगा। ओके, या फाइनली हम कह सकते हैं यहां पर कि dB इक्वल टू म्यू आर इंटू 10, एक मिनट और स्पेस में अब यहां पे क्या है कि दिस इज द dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पे पावर -7 के बराबर है, तो म्यू आर इंटू 10 पे पावर -7 डीएल आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन उठता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला, और दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों हमारे ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। सीजीएस यूनिट क्या होता है? इज गॉस, GAUSS, एंड 10 to the power 4 गॉस इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो होप आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन में आपको दे दिया। अब जो मैंने P के पास क्रॉस बनाया है वो क्रॉस क्या है जरा समझ लीजिए। P के पास जो मैग्नेटिक फील्ड dB के डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट हैज ए डायरेक्शन। अगर हमने इस पॉइंट पे क्रॉस बना दिया, ये हमारा बोर्ड मार्कर देखिए, ये बोर्ड की तरफ है। अब बोर्ड हमारा क्या है? ये बोर्ड है, और अपने कॉपी पे रखेंगे अपने नोटबुक के, ऐसा होगा। तो इस पेन की क्या प्रॉपर्टी है? परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड्स द पेपर। परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के टुवर्ड्स है और उस पे नॉर्मल है, मतलब टुवर्ड ऐसे नहीं, इंक्लाइन नहीं है बल्कि नॉर्मल है। तो ये क्या शो करता है? परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड्स द पेपर। अब अगर ऐसे थोड़ा सा थिक डॉट बना दिए ऐसे, तो ये सिंबल क्या शो करेगा?
मैं बोर्ड पे ऐसे दिखाऊंगा, परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द बोर्ड। आप नोटबुक पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे नोटबुक पे परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द पेपर। परपेंडिकुलर on the plane of the paper and away from the paper। अब फिर से समझ लीजिए, ये ऐसे है और ये हमारा ऐसे है। अब तीसरा अगर ऐसे सिंबल है तो क्या होगा, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट लॉ के बारे में मैंने बता दिया, और जनरली मेरा फोकस डेरिवेशन पे होगा, थोड़े बहुत मैं कंसेप्ट तो दे ही दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रुप है, ये जो है, इसमें सिर्फ हम रिविजन डालेंगे जो कमिंग 24 का एग्जामिनेशन है 12 का, और जो हमारा ऑलरेडी एक वेक्टर चल रहा है दैट इज फॉर द नीट, तो उसमें भी उसको भी आप देखते रहिएगा, अगर आप ड्रॉपर हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और 11-12 के लिए भी उसमें मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए कि वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टर, और वेक्टर पढ़ाने के बाद जो वेक्टर का 11th में यूज है और जो वेक्टर का 12 में यूज है, मैं इसे करूंगा। इसका मतलब वेक्टर पढ़ाने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्क, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह करेंगे। और 12 के लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे अप्रोच हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा, वहां डेरिवेशन नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।